में मैं शिफ्ट हुआ हूँ और मुझे मुंबई में फ्लैट लेना है रेंट पे। अभी मेरी जॉब लगी है, लेकिन मुझे पता नहीं है कि फ्लैट ढूंढे तो ढूंढे कैसे, कितना रेंट देना पड़ेगा, कितना डिपॉजिट देना पड़ेगा, ब्रोकरेज कितना देना पड़ेगा। काफ़ी जो अगर कोई भी इंसान अगर मुंबई में अगर आता है तो उसके सबसे पहले अगर उसकी प्रायोरिटी रहती है कि कोई फ्लैट फाइनल करना है। रेंट पे फ्लैट फाइनल करना एक बहुत बड़ा टास्क है जो जनरली मुंबई से बाहर से आए हुए लोग मुंबई में आके ये फेस करते हैं। फ्लैट अगर आप मुंबई में आ रहे हैं और रेंट पे अगर लेना चाहते हैं तो उस ऐसी कौन कौन सी बातें हैं, इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए फ्लैट रेंट पे लेने से पहले। आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट एंड तक देखिएगा ताकि आपके सारे के सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो जाए। सबसे पहले आप आते हैं, आपको फ्लैट कैसे ढूंढना है। तो सबसे पहले अगर आपके किसी फैमिली फ्रेंड में या फिर आपके कलीग में जो आपके ऑफिस में आपके साथ काम करते हैं या फिर आपके कोई फ्रेंड जो यहाँ पे ऑलरेडी रहते हैं, जिन्होंने ऑलरेडी फ्लैट किसी के थ्रू रेंट पे लिया है, किसी रियल एस्टेट कंसल्टेंट के थ्रू रेंट पे लिया है, उनसे आप बात करें और उनके रेफरेंस के जो ब्रोकर होंगे और उनके रेफरेंस के जो रियल एस्टेट कंसल्टेंट होंगे उनके थ्रू आप डील करें। उससे होगा क्या, एक आपका एक ट्रस्ट लेवल बैठा रहेगा कि हाँ उसके थ्रू ये जो रियल एस्टेट कंसल्टेंट है इसके थ्रू मेरे फ्रेंड ने लिया हुआ है, तो एक ट्रस्ट लेवल आपका रहेगा, तो आप थोड़ा उस पर भरोसा कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आपने मान लीजिए कोई फ्लैट अगर फाइनल किया है, फ्लैट फाइनल कर लिया। अब फ्लैट फाइनल करने के बाद यहाँ पे आपको जनरली क्या करना पड़ता है कि आपको यहाँ पे टोकन करना पड़ता है। अब टोकन कितना करें, टोकन्स ऐसा कोई स्पेसिफाई है नहीं। ऑनर के साथ आप बात कर सकते हैं। टोकन आप छोटा मोटा 10,000, 20,000 या 30,000 जैसा भी डिपेंड करता है फ्लैट कितना उसका रेंटल कितना है। अगर कोई बड़ा रेंटल है, मान लीजिए अगर 2 लाख 3 लाख रुपया रेंट है या 4 लाख रुपया रेंट है, 5 लाख रुपया रेंट है, तो उस पर आपका टोकन अमाउंट ऑनर के साथ बात करके वो आपका टोकन अमाउंट थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। टोकन बेसिकली ये होता है कि आपने फ्लैट देखा, आपको फ्लैट पसंद आया और आपने उसका कुछ बुकिंग अमाउंट दे के उस फ्लैट को लॉक किया, तो अब टोकन आपने कर दिया है। अब आप उसके बाद में जनरली मुंबई में होता क्या है कि अगर आप ऑनर क्या करते हैं, आपको फ्लैट देने से पहले ये एक सोसाइटी मीटिंग होता है। वो आपको पहले जो उस बिल्डिंग में जिधर ऑनर का फ्लैट है, जो फ्लैट आपने फाइनल किया है, ऑनर आपको बोलता है कि आपकी एक बार हमको सोसाइटी से मीटिंग करवानी पड़ेगी। तो सोसाइटी मीटिंग मुंबई में जनरली बहुत कॉमन है। दिल्ली में या फिर मुंबई के बाहर ये सोसाइटी मीटिंग जो जनरली रहता है ये हम लोग सुनते नहीं हैं। अगर आप बाहर दिल्ली साइड, गुड़गांव साइड कहीं पे भी अगर फ्लैट लेते हैं तो सीधा सीधा आपका हिसाब किताब रहता है। आपने रेंट दिया, आपका फ्लैट पे रहना चालू हो गया, सिंपल सा हिसाब रहता है। इतना एग्रीमेंट और ये सब नहीं होता है जनरली। लेकिन मुंबई में अगर आप आते हैं तो यहाँ पे प्रॉपर आपका सोसाइटी मीटिंग होता है। सोसाइटी मीटिंग होने के बाद में आपका एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट होने के बाद में आपको फ्लैट का एग्रीमेंट होने के बाद में आप एग्रीमेंट से पहले आपको रेंट और डिपॉजिट ट्रांसफ़र करना पड़ता है। उसके बाद आपको फ्लैट का पोजीशन मिलता है। अभी सोसाइटी मीटिंग ऐसा चीज़ है जो डिपेंड करता है। काफ़ी ऐसी नई बिल्डिंग्स में अगर मान लीजिए कोई नई बिल्डिंग बन रही है और नई बिल्डिंग में आपने कोई फ्लैट रेंट पे लिया है, तो जनरली ये ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे आपकी सोसाइटी मीटिंग होगी। वहाँ पे अगर वहाँ पे सोसाइटी, उस बिल्डिंग में अगर सोसाइटी फॉर्म नहीं हुआ है तो वहाँ पे डायरेक्टली आप फ्लैट ऑनर के साथ बात करके फ्लैट आपने फाइनल किया, एग्रीमेंट किया, आप शिफ्ट हो गए। लेकिन यहाँ पे जो पुराने बिल्डिंग्स है जहाँ पे ऑलरेडी सोसाइटी फॉर्म्ड है, जिस बिल्डिंग में ऑलरेडी सोसाइटी फॉर्म्ड है, वो डिपेंड करता है। किसी बिल्डिंग में सोसाइटी मीटिंग होती है, किसी बिल्डिंग में सोसाइटी मीटिंग नहीं होती। या अब एक बार आपका सोसाइटी मीटिंग हो गया, उसके बाद फिर अब बात आती है एग्रीमेंट। ऑनर जो है वो आपके साथ एग्रीमेंट का ड्राफ्ट शेयर करेगा। ऑनर अपने जो रियल एस्टेट कंसल्टेंट है, जो ब्रोकर है, वो उनको बोलेगा आपके साथ एग्रीमेंट का ड्राफ्ट शेयर करने के लिए, और एग्रीमेंट का ड्राफ्ट वो आपके साथ शेयर करेगा और ऑनर भी एग्रीमेंट पूरा पढ़ेगा और आपको भी एग्रीमेंट पूरा पढ़ना है। एक बार वो एग्रीमेंट का ड्राफ्ट दोनों की तरफ से ओके हो जाता है तो उसके बाद बढ़ते हैं एग्रीमेंट के लिए। अब बात इधर आती है कि एग्रीमेंट में ऐसा क्या क्लॉजेस मेंशन रहते हैं। मुंबई में अगर हम फ्लैट लेते हैं और रेंट का अगर एग्रीमेंट बनता है तो उसमें ऐसी कौन सी बातें हमको ध्यान में रखनी है, जो हमको एग्रीमेंट करने से पहले हमको ये बात ध्यान में रहना चाहिए। एग्रीमेंट में जनरली ये मेंशन रहता है, जो आपका पर्सनल डिटेल्स रहता है, आपका नाम, आपका आधार नंबर और आपका डिटेल्स रहता है, और आपको उसके लिए अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड सबमिट करना पड़ता है। और दूसरा, एग्रीमेंट में आपका एक बार पर्सनल डिटेल्स हो गया, लाइसेंसर का जो ऑनर है आपका, उसका भी पूरा पर्सनल डिटेल रहता है। उसके बाद में एग्रीमेंट में क्लॉजेस स्टार्ट होते हैं। सबसे पहला क्लॉज आता है आपका रेंट का।
आपको रेंट यहाँ पे मुंबई में सिस्टम ऐसा है कि मान लीजिए आपने कोई फ्लैट लिया है और आप 1 तारीख से उस फ्लैट का पोजीशन ले रहे हैं, तो जिस दिन से आप फ्लैट ले रहे हैं और जिस दिन से आपने फ्लैट में शिफ्टिंग स्टार्ट किया है, जिस दिन से आपने फ्लैट में रहना चालू किया है, आपको रेंट एडवांस में भरना पड़ता है। जनरली दिल्ली साइड और जो बाकी जो जगह पे है वहाँ पे ऐसा सिस्टम होता है कि आप महीने के एंड में आप रेंट भरते हैं, लेकिन मुंबई में ऐसा नहीं है। मुंबई में आप आइएगा तो आपको एग्रीमेंट से पहले आपको फर्स्ट मंथ का रेंट, डिपॉजिट और ब्रोकरेज वो आपको एडवांस में देना पड़ता है। अब जो एग्रीमेंट का जो क्लॉज स्टार्ट होता है उसमें सबसे पहला क्लोज आता है जो आपका कमर्शियल क्लोज होता है, जिसमें आपको रेंट मेंशन रहता है, डिपॉजिट मेंशन रहता है। तो रेंट उसमें ऐसा रेंट तो आपको हर मंथ के एडवांस में देना पड़ता है, वो चीज़ उसमें मेंशन नहीं कि। दूसरा रहता है डिपॉजिट। अब डिपॉजिट जो जनरली जो यहाँ पे जो अगर आप 2 BHK फ्लैट लेते हैं, 1 BHK फ्लैट लेते हैं, तो वहाँ पे जनरली डिपॉजिट जो रहता है वो आपका 3 मंथ्स ऑफ रेंट रहता है, नहीं तो 4 मंथ्स ऑफ रेंट रहता है। मतलब 4 महीने का भाड़ा आपको एडवांस में देना पड़ेगा एज ए डिपॉजिट, या फिर आपका 3 महीने का भाड़ा आपको एडवांस में देना पड़ेगा डिपॉजिट। वो भी अलग अलग ऑनर के वो डिपेंड करता है, आपकी ऑनर के साथ मीटिंग हुई है तो वो ऑनर के ऊपर डिपेंड करता है। ये चीज़ कोई फिक्स नहीं है, लेकिन हाँ एक ये चीज़ फिक्स है कि ज़्यादा से ज़्यादा रेसिडेंशियल में 5 महीने से ज़्यादा डिपॉजिट कोई भी ऑनर चार्ज नहीं करता है। जनरली 3 महीने से लेके 5 महीने तक का डिपॉजिट, 5 महीने का रेंट तक का डिपॉजिट ऑनर चार्ज करते हैं। अब डिपॉजिट ये चीज़ रहती है कि आपने अभी मान लीजिए कि अगर मेरा 60,000 का फ्लैट है और 2 लाख रुपए डिपॉजिट मुझे ऑनर ने बोला है कि आपको 2 लाख रुपए डिपॉजिट देना पड़ेगा। आपने उसके साथ बात कर लिया, आपने पहले एग्रीमेंट के पहले उसको डिपॉजिट दिया। वो डिपॉजिट जब आप फ्लैट खाली कीजिएगा तब आपको वो डिपॉजिट वापस मिल जाएगा, और वो जो डिपॉजिट रहेगा वो इंटरेस्ट फ्री डिपॉजिट रहेगा। आपको जितना आपने डिपॉजिट दिया है उतना आपको डिपॉजिट वापस मिल जाएगा जब आप फ्लैट खाली कीजिएगा। तो डिपॉजिट का कंसेप्ट ये रहता है। उसके बाद एग्रीमेंट में क्लॉजेस क्या आता है? उसके बाद एग्रीमेंट में क्लॉज आता है आप एग्रीमेंट कितने साल के लिए करना चाहते हैं। जनरली मुंबई में जो एग्रीमेंट होते हैं वो होते हैं जनरली 2 साल के लिए लोग करते हैं, 3 साल के लिए करते हैं। 3 साल से ज़्यादा का एग्रीमेंट वैसे हो सकता है, लेकिन जनरली यहाँ पे लिव इन लाइसेंस के लिए रेसिडेंशियल में 3 साल से ज़्यादा का एग्रीमेंट लोग करते नहीं हैं। मान लीजिए कि आपने 3 साल का एग्रीमेंट किया है तो उसमें अगर आपको ऑनर के साथ आपको बात करना है कि मेरा 3 साल का एग्रीमेंट है और मैं 2 साल से पहले मैं खाली करना चाहता नहीं हूँ, तो आप क्या करेंगे? 3 साल का आपने एग्रीमेंट किया और उसमें 2 साल का लॉकिंग कर लेंगे। अब लॉकिंग जो चीज़ रहती है वो लॉकिंग क्या होता है? लॉकिंग वो एक टेन्योर रहता है। मान लीजिए कि 3 साल का एग्रीमेंट है, आपने उसमें 2 साल का लॉकिंग कर लिया, तो लॉकिंग के जो पीरियड है उस दौरान ना आप खाली कर सकते हैं फ्लैट, ना आपको ऑनर खाली करवा सकता है फ्लैट। अगर मान लीजिए अगर लॉकिंग के पहले अगर मान लीजिए आपका लॉकिंग है 24 महीने का लॉकिंग है, 2 साल का लॉकिंग है, 24 महीने का लॉकिंग है, और आपने 15 महीना लॉकिंग पीरियड हुआ और 15 महीने के बाद आपने बोला कि अब मुझे आगे कंटिन्यू नहीं करना है, मैं खाली करना चाहता हूँ। आपने ओनर को बोला मेरा कुछ प्रॉब्लम हो गया है, मुझे फ्लैट खाली करना पड़ेगा। तो जितना लॉकिंग का पीरियड बाकी है, आपने 15 महीने में खाली किया, आपने लॉकिंग किया 24 महीने का, जो रिमेनिंग जो पीरियड है 5, 6, 7 महीना जो रिमेनिंग पीरियड है लॉकिंग का, उतने पीरियड का आपको रेंट जो है वो हर्जाना आपको देना पड़ेगा, आपको ऑनर को देना पड़ेगा। सेम चीज़ यही भी एप्लीकेबल होती है ऑनर के लिए भी। अगर ऑनर लॉकिंग से पहले अगर आपको खाली करवाता है तो वो भी आपको जो भी आपके फ्लैट जो चेंज करने में, फ्लैट शिफ्ट करने में एग्रीमेंट का चार्जेस है, ब्रोकरेज है, आपने जो अपने ब्रोकर को जो ब्रोकरेज दिया है, आपने जो एग्रीमेंट के टाइम पे खर्चा किया था और एग्रीमेंट का जो चार्जेस पे किया था, स्टैम्प ड्यूटी का चार्जेस पे किया था, तो आपका जो लॉस हुआ था, आपको जो एग्रीमेंट लॉकिंग के पहले जो आपको खाली करवा रहा है, जो आपको जो लॉस हुआ है उसके कारण, तो उसका हर्जाना ऑनर को भी आपको देना पड़ेगा। अगर लॉकिंग के पहले अगर ऑनर आपको खाली करवाता है तो जनरली लॉकिंग के पहले, लॉकिंग का कंसेप्ट ही ये है कि आप लॉकिंग के दौरान नहीं आप खाली कर सकते हैं, नहीं ऑनर आपको खाली करवा सकता है। तो ये लॉकिंग का हुआ। लॉकिंग के बाद क्या होता है कि आप जनरली 1-2 महीने का नोटिस देके, एग्रीमेंट में ये चीज़ मेंशन रहती है, लॉकिंग के क्लॉज में मेंशन रहती है कि जैसे ही लॉकिंग का पीरियड खत्म हुआ उसके बाद में 1 महीने का नोटिस या 2 महीने का नोटिस देके आप खाली कर सकते हैं। उसके बाद क्लॉज आता है कोई किसी भी तरीके की, अगर आप मान लीजिए आप फ्लैट में रह रहे हैं और उसमें क्लॉज ऐसा रहता है कि ऑनर ने आपको जैसा फ्लैट दिया है वैसा ही फ्लैट आपको ऑनर को वापस करना है। अगर ऑनर आपको साफ सफाई करवा के दे रहा है तो आपको भी फ्लैट जब आप छोड़ के जा रहे हैं
तो आपको भी वो साफ़ सफाई वापस करके देनी है। जो भी फ्लैट जैसा भी फ्लैट कंडीशन में आपको ओनर दे रहा है वैसे कंडीशन में आपको उसको वापस देना है। उस फ्लैट के रिलेटेड अगर किसी भी तरीके का कोई भी जैसे आप मान लीजिए कि उस फ्लैट का बिल्डिंग में मेंटेनेंस देना पड़ता है, तो कुछ भी मेंटेनेंस है या फिर स्ट्रक्चरल डैमेज है, जैसे मान लीजिए वो उसमें सीपेज हुआ, उसमें लीकेज हुआ, या ऐसा कुछ मतलब ऐसा कुछ हुआ जो आपने नहीं किया है, जो नेचुरल है, जो उस बिल्डिंग में आर्किटेक्चरल डैमेज होता है, तो वो डैमेज आपको बेयर नहीं करना है। वो जनरली जो भी है उसका रिपेयर जो भी है वो ऑनर करके देता है। लेकिन अगर आपने फ्लैट लिया और फ्लैट लेते ही आपकी तरफ से किसी तरीके का उसमें आप ठोक ठाक करते हैं और उसमें किसी तरीके का डैमेज हो जाता है, तो वो उस कंडीशन में आपको ऑनर को वो रिपेयर करके देना है। बेसिकली आप जैसा ले रहे हैं वैसा उसको आप छोड़ के जा रहे हैं, ये कंसेप्ट है। अगर उसमें आप कोई डैमेज करते हैं तो उसका हट जाना या फिर उसका जो भी लॉस है वो आपको बेयर करना पड़ेगा, आपको उसको ऑनर को देना पड़ेगा। उसके बाद में पॉइंट आता है कि हमको आप कुछ भी फ्लैट में कुछ भी, जैसे आप एसी है, आप इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, वाटर के जो बिल आते हैं, टेलीफोन के जो भी बिल आते हैं या फिर इलेक्ट्रिसिटी के जो भी बिल आते हैं, वो सब एज अ लाइसेंसी, एज अ टेनेंट आपको बेयर करना पड़ेगा। जो आप यूज़ कर रहे हैं जो उसके चार्जेस जो भी है वो आपको बेयर करना पड़ेगा। ऑनर इसमें क्या बेयर, ऑनर उसमें एग्रीमेंट में क्लियर ये मेंशन रहता है, ऑनर जो फ्लैट का जो उसका मेंटेनेंस जाता है, मेंटेनेंस हमेशा जो बिल्डिंग को सोसाइटी को देना पड़ता है वो ऑनर देता है, वो आपको नहीं देना है। या फिर जो टैक्स है, जो प्रॉपर्टी टैक्स है, जो प्रॉपर्टी मेंटेनेंस है, वो सारे के सारे जो खर्चे होते हैं वो ऑनर को बेयर करना पड़ता है, वो टेनेंट को बेयर नहीं करना पड़ता है। इसके बाद में क्लॉज ये आता है, आप फ्लैट में किसी भी तरीके की इल्लीगल एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। फ्लैट में किसी भी तरीके का इल्लीगल कोई भी अगर आप फ्लैट रेजिडेंशियल के लिए दे रहे हैं तो फ्लैट को सिर्फ आप रेजिडेंशियल यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। उस फ्लैट में किसी भी तरीके का इल्लीगल एक्टिविटी आप कैरी आउट नहीं कर सकते हैं। किसी भी तरीके का इल्लीगल सब्सटेंस आप उसमें नहीं रह सकते। जैसे किसी भी तरीके का अगर मतलब जो इल्लीगल चीज़ें हैं वो बेसिकली आप उसमें नहीं कर सकते हैं। बम, गोला बारूद, किसी भी तरीके के ऐसे उल्टे सीधे हरकतें आप करोगे, भाई साहब लात मार के ऑनर निकाल देगा। और ये लाइसेंस जो ये एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट के ऊपर आपको बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस फेस करने पड़ते हैं, लीगल कॉन्सिक्वेंस फेस करने पड़ेंगे। तो अगर आप फ्लैट ले रहे हैं, आप ट्राई कीजिए, किसी भी तरीके की आप रेसिडेंशियल फ्लैट ले रहे हैं, रेसिडेंशियल बिल्डिंग में ले रहे हैं, तो आप किसी भी तरीके का रेंट पे अगर आप ले रहे हैं तो उसको रेंट की तरह ही यूज़ कीजिए। आप किसी भी तरीके का कोई भी ऐसा इल्लीगल एक्टिविटी ना कीजिए ताकि आपको आगे जाके कुछ भी सिचुएशन फेस करनी पड़े। ये हो गया। अब उसके बाद में क्या, जनरली यही सारे क्लॉजेस होते हैं, जो 10-12 क्लॉजेस होते हैं, यही इंपॉर्टेंट क्लॉजेस होते हैं जो आपको उस क्या बोलते हैं एग्रीमेंट में देखना है और देख के अप्रूव करना होता है। ऑनर का भी सेम एग्रीमेंट होता ही इसलिए है ताकि इसमें जो ऑनर है और जो टेनेंट है दोनों का इक्वल राइट्स रहता है। एक वन साइडेड एग्रीमेंट नहीं होता है। अगर किसी भी आप एग्रीमेंट में आप कर रहे हो और उसमें सारी की सारी वन साइडेड एग्रीमेंट अगर आप देख रहे हैं तो वो आप अपने ऑनर के साथ में और जो आपका रियल एस्टेट कंसल्टेंट है उसके साथ डिस्कस कीजिए। एक और इम्पॉर्टेंट क्लॉज था जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। अगर आप फ्लैट रेंट पे ले रहे हैं तो आप उसको सब लीज नहीं कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए कि मैंने अपने नाम पे एक फ्लैट ले लिया, रेंट पे ले लिया, मैंने मेरे नाम पे फ्लैट का एग्रीमेंट कर लिया कि हाँ भाई मैं रहने वाला हूँ, मेरी वाइफ रहने वाली, मैंने अपने नाम पे फ्लैट का एग्रीमेंट कर लिया। अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं अकेले रह रहा था, मेरा जो दूसरा बेडरूम है, दूसरे बेडरूम में मैंने किसी और को रख लिया और मैं उससे रेंट चार्ज कर रहा हूँ, पीजी रख लिया। पीजी रखना अलाउड नहीं है। मतलब अगर आपने फ्लैट लीज पे लिया है, रेंट पे लिया है, उसको आप सबलीज नहीं कर सकते हैं। वो सबलीज जो है यहाँ पे इल्लीगल माना जाता है, वो एक इल्लीगल एक्टिविटी है। तो आप फ्लैट आपने अगर रेंट पे लिया है तो कोशिश कीजिए आप ही रहिए, नहीं तो उसको खाली कर दीजिए। अगर आप सबलीज करेंगे तो और आप बिना अगर ओनर को बताए अगर आप किसी और को रखेंगे, अगर आप किसी अभी फ्रेंड को या फिर फैमिली मेम्बर को कोई भी अगर आपके साथ में रह रहा है तो आप ट्राई कीजिए उसका इन्फॉर्म आप एक बार ओनर को कर दो। अगर आप कर दोगे तो आपको आगे आपका और ओनर का रिलेशन भी हेल्दी रहेगा। नहीं तो इसके ऊपर अगर आप सबलीज करते हैं, मान लीजिए ओनर को बिना बताए आपने किसी और को रखा है और आप उससे पैसे चार्ज कर रहे हैं, आपने लिया 60,000 में और आप 60,000 में लिया
और 40,000 में आप जो दूसरा बेडरूम है वो आपने 40,000 में किसी कोई फ्रेंड को दे दिया कि आप तू भाई रह और 40,000 मुझे हर महीने देना, तो ये गलत है। ऑनर आपको सीधा 15 दिन ऑनर आपको 24 आवर्स का नोटिस देगा और खाली करवा देगा। अगर किसी भी तरीके का जो इलीगल एक्टिविटी है या फिर जो ऐसे काम है जो एग्रीमेंट में मेंशन है जो आपको नहीं करना है और वो आप करते हैं, ऑनर के पास राइट है, 15 दिन का लिखा होता है एग्रीमेंट में, लेकिन वो 24 घंटे में भी आपको खाली करवा सकता है। तो ये सब चीज़ से बचे। और इसके बाद बात आती है भाई, काफ़ी लोग आते हैं मुंबई में फ्लैट लेने के लिए, बाहर से आते हैं, मुंबई में नए नए आते हैं, वो फ्लैट ले लेते हैं, फ्लैट फाइनल कर लेते हैं, रेंट दे देते हैं, डिपॉजिट दे देते हैं, लेकिन उनको सबसे बड़ी समस्या आती है और ऐसा लगता है कि वो दुनिया में आज ही पैदा हुए हैं, उनको ये बात पता ही नहीं थी, ब्रोकरेज। तो सबसे बड़ी बात है, अगर आप फ्लैट अगर रेंट पे ले रहे हैं, तो अगर मुंबई में अगर आप फ्लैट रेंट पे ले रहे हैं और किसी रियल एस्टेट कंसल्टेंट के थ्रू ले रहे हैं, तो उसका फीस आपको देना पड़ेगा, वो होता है ब्रोकरेज। अब ब्रोकरेज कितना देना पड़ेगा भैया? ब्रोकरेज यहाँ पे ऐसा रहता है, यहाँ पे 1 मंथ जो रहता है वो स्टैंडर्ड ब्रोकरेज रहता है फॉर अ 1 ईयर एग्रीमेंट। अगर मान लीजिए अगर आप एक साल के लिए फ्लैट लेते हैं रेंट पे, 1 साल के लिए फ्लैट लेते हैं रेंट पे, तो आपको 1 मंथ का ब्रोकरेज देना है। और अगर आप 2 साल का फ्लैट लेते हैं रेंट पे और 1 साल का लॉकिंग करवाते हैं, तो आपका लॉकिंग तो 1 साल का है, आपने एग्रीमेंट 2 साल का किया लेकिन लॉकिंग 1 साल का है, 1 साल के बाद आप खाली कर सकते हैं, तो भी आपको 1 मंथ का ही ब्रोकरेज देना है। लेकिन मान लीजिए कि आप 2 साल का एग्रीमेंट करते हैं और लॉकिंग भी आप 2 साल का ही करते हैं, तो उसमें आपको 1.5 मंथ का ब्रोकरेज देना बनता है। 2 साल का एग्रीमेंट कीजिए और 2 साल के बाद आप 3 साल का भी अगर आप एग्रीमेंट करते हैं, 4 साल का भी एग्रीमेंट करते हैं, तो ब्रोकरेज जो रहता है वो 1 टाइम फीस रहता है, जो लाइसेंसी मतलब जो टेनेंट है, जो फ्लैट ले रहा है रेंट पे, उसको भी देना पड़ता है, और जो ऑनर है, ऑनर को भी देना पड़ता है, दोनों को देना पड़ता है। तो दोनों अपने जो ब्रोकर है उनको देते हैं, जो अपने रियल एस्टेट कंसल्टेंट है, जो उनकी एजेंसी है, जिनके थ्रू ने ये डील किया है, दोनों को देना पड़ता है, दोनों को अपने अपने रिस्पेक्टिव ब्रोकर को ब्रोकरेज देना पड़ता है। अभी काफ़ी ओनर ऐसे बोलते हैं भाई हम क्यों दें, तो भैया नहीं दो तो भैया मार्केट में ऑफर मत करो। अगर आपको नहीं देना है तो अगर फिर से ऐसी काफ़ी सारी साइट है जहाँ पे जाइए, आप खुद मेहनत कीजिए, खुद पोस्ट कीजिए, एक बैनर और होर्डिंग लगा लीजिए, रोड पे घूमिए कि आइए मेरा फ्लैट खाली है रेंट पे, और घूमते रहिए, ऐसा कीजिए। अगर आपको रेंट पे, अगर आप किसी ब्रोकर के थ्रू, अगर रियल एस्टेट कंसल्टेंट के थ्रू अगर आप फ्लैट अगर रेंट पे दे रहे हैं, तो आपको ब्रोकरेज देना बनता है। देयर आर नो फ्री लंचेस इन द वर्ल्ड। आप कोई भी दुनिया में कोई भी काम है ना, कोई अगर आपके पीछे आ रहा, आपके ऊपर अपना टाइम दे रहा है, आपके ऊपर अपना टाइम स्पेंड कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो उसका मेहनत का पैसा नहीं मारना चाहिए। और ये जनरली जो भी रेरा लाइसेंस जो रियल एस्टेट कंसल्टेंट है, उनके पास भी काफ़ी राइट्स होते हैं, वो भी आगे जाके अपना क्लेम कर सकते हैं। लेकिन जनरली जो उनका जो हक का रहता है वो 1 मंथ का ब्रोकरेज रहता है, जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो आप यहाँ पे काफ़ी ऐसी काफ़ी लोग आते हैं, हम लोग यहाँ पे 10 साल से काम करते हैं, हम लोग ये सिचुएशन काफ़ी बार फेस करते हैं। लोगों को सब चीज़ में देने में कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ देने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही ब्रोकरेज का उनको जब देने का टाइम आता है तो वो ऐसा ही बिहेव करते हैं जैसे आज ही पैदा हुए हैं और अभी भी दुनिया में आए हैं, उनको कुछ पता ही नहीं है। ऐसा भी कुछ होता है क्या? जबकि पता सबको होता है भैया। अगर आप किसी के साथ फ्लैट ले रहे हो ना, उस बंदे ने मेहनत किया है, अपना टाइम दिया है आपके ऊपर, अपना टाइम स्पेंड किया है, तो उसका जो चार्जेस रहता है ना, वो आप उसको पे कीजिए। और एक और बात दोस्तों, अगर आप फ्लैट रेंट पे ले रहे हैं, आप कोई नया स्टार्ट कर रहे हैं, मान लीजिए आप फ्लैट रेंट पे ले रहे हैं, फ्लैट या आउटरेट पे परचेस कर रहे हैं। हाँ, अगर आप आउटरेट पे परचेस करते हैं तो आपको 1% ब्रोकरेज देना पड़ता है। अगर आप रेंट पे अगर फ्लैट लेते हैं तो आपको 1 मंथ ऑफ रेंट का ब्रोकरेज देना पड़ता है। तो मैं आपको यही समझाना चाहूँगा कि कभी भी आप अगर मुंबई में अगर फ्लैट ले रहे हैं, रेंट पे ले रहे हैं या फ्लैट परचेस कर रहे हैं, तो आप एक नया स्टार्ट कर रहे हैं, आप एक नई जगह पे जाके नए फ्लैट में अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, वहाँ पे रहने वाले हैं। तो आप वहाँ पे अगर आप कोई भी नया काम स्टार्ट कीजिएगा और किसी का हक का पैसा मार के आप अगर वो जगह स्टार्ट कीजिएगा, वहाँ पे रहना स्टार्ट कीजिएगा, तो वो जगह आपको सूट नहीं होगी। कहीं ना कहीं उस बंदे की तो बददुआ आपके साथ जाएगी ना कि भाई मेरा पैसा खा के ये लोग बैठ गए, ऐसा रहेगा ना। तो ये काम मत कीजिए। आप अगर ईमानदार हैं तो ईमानदारी से चलिए। अगर किसी भी जिसका बनता है, अगर आप पैसा नहीं देंगे तो एक बार तो चलिए ठीक है, आप नहीं देंगे, बेचारा ज़्यादा से ज़्यादा करेगा क्या? कुछ नहीं करेगा, 1-2 बार बोलेगा आपको, ऐसा रहेगा, तो फिर उसके बाद में कुछ एक्शन लेगा। काफ़ी लोग तो बेचारे रियल एस्टेट कंसल्टेंट ऐसे होते हैं, वो एक्शन भी नहीं लेते, बोलते कि भैया हम क्या करें।
लेकिन उससे होगा क्या, उससे आपका नुकसान होगा, उसकी आपकी क्रेडिबिलिटी जाएगी। और आप कोई नई जगह पे स्टार्ट कर रहे हैं और स्टार्टिंग में ही आपने किसी के साथ अगर ऐसा रिलेशन बना लिया और किसी का अगर आपने हक का पैसा मारा, तो आपके साथ ऊपर वाला तो देख ही रहा है, कुछ ना कुछ तो करेगा ही। चलो वो कुछ नहीं करेगा, लेकिन ऊपर वाला तो करेगा ही ना। तो ये बात ध्यान में रखिए। और उसके बाद में बात आती है कि भाई हमने फ्लैट रेंट पे ले लिया। मान लो कि अगर हमने फ्लैट रेंट पे ले लिया, एग्रीमेंट भी कर लिया, भाई हमने ईमानदारी से भाई जो ब्रोकर है और जो रियल एस्टेट कंसल्टेंट को ब्रोकरेज भी दे दिए। अब हम फ्लैट रेंट पे ले रहे हैं, अब हम एक बार फ्लैट छोड़ रहे हैं, तो छोड़ने के टाइम पे क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली बात, जो जो आपको एग्रीमेंट में मेंशन है वो चीज़ तो आप ध्यान में रखिए। आपको जब आप खाली कर रहे हैं तो 1 महीने पहले आपको नोटिस देना कि हाँ भाई अगले महीने में मैं खाली करने वाला हूँ। ऑनर को एक बार ये आप इन्फॉर्म कर दीजिए। ये आप इन्फॉर्म रिटर्न में भी कर सकते हैं, बाय कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप एक बार रिटर्न में या तो मेल कर दीजिए, नहीं तो एक रिटर्न नोटिफिकेशन ऑनर को दे दीजिए। उसके बाद में जैसे ही 1 महीने का नोटिस पीरियड खत्म होगा, ऑनर जो आपका जो डिपॉजिट है वो डिपॉजिट आपको वापस दे देगा। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो करते हैं इधर ही ख़त्म। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, आने वाले वीडियो में प्रॉपर्टी से रिलेटेड, रेजिडेंशियल, कमर्शियल या मुंबई रियल एस्टेट से रिलेटेड हम आगे आने वाले टाइम में और भी वीडियो बनाएंगे। आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। मेरा नाम है सुभाष सिंह और आप देख रहे थे अगर प्रॉपर्टी ब्लॉग। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और हमें कनेक्ट कीजिए। मेरा मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको कॉल कीजिए और हमें कनेक्ट कीजिए। और मुंबई में अगर आ रहे हैं और अगर आपको फ्लैट रेंट पे चाहिए, अगर आपको ऑफिस अगर रेंट पे चाहिए, अगर आपको फ्लैट परचेस करना है, ऑफिस परचेस करना है, रियल एस्टेट से जुड़ी हुई अगर कोई भी समस्या है तो आप हमें कॉल कीजिए। आपका सॉल्यूशन हमारी ये टीम आपको प्रोवाइड करेगी और हम अपने तरफ से ट्राई करेंगे कि आपको हम सबसे बेस्ट सर्विस प्रोवाइड कर सकें। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।